So students, today we are going to discuss and we are going to start a very important system, that is the reproductive system. देखें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं बार बार इतना क्यों ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ इस सिस्टम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर बच्चों, क्योंकि देखिए आपने ओब्स गायनी जो पढ़नी है ना, वो आपने इस सिस्टम की बेस के ऊपर पढ़नी है। जो आप लोगों ने यूरोलॉजी पढ़नी है वो आपने इस सिस्टम के बेस के ऊपर पढ़नी है। मतलब अगर आपने इस सिस्टम को अगर हम अच्छे से कर लेना इंशाल्लाह यूएसएमडी के हिसाब से और एनआरई और एफएमजी एग्जाम के हिसाब से, तो आपको ओप्स गायनी आपकी 80 to 90% कवर हो जाएगी। फिर भी थोड़ी सी मतलब सर्जरीज के नाम, थोड़े से कुछ और मेडिसिन के टॉपिक्स हैं जो हम मतलब सेपरेटली पढ़ते हैं ओप्स और गायनी में। बाकी आप देखना आपका सब कुछ यहाँ पे कवर होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपकी यहाँ पे कवर होगी। बट आपने डेली का डेली साथ साथ कवर करना है, ठीक है। इधर से आपने टॉपिक पढ़ना है, फिर आपने यूवर्ड के उससे क्वेश्चन निकालें, वहां उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर इंशाल्लाह को बड़ा मजा आएगा, ठीक है। सो जैसे कि हमारे पास सिस्टम का एल्गोरिथम होता है, हम किसी भी सिस्टम को जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम उसकी एम्ब्रियो को पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए ना, जब तक आपको किसी भी ऑर्गन की जेनेसिस का नहीं पता, उसकी सिंथेसिस का नहीं पता, तो हम उस स्ट्रक्चर के बारे में, हम उस ऑर्गन के बारे में फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी हम कैसे पढ़ सकते हैं। सो हमेशा आप लोगों ने जीरो से स्टार्ट करना है, हमेशा आप लोगों ने सिंथेसिस से स्टार्ट करना है कि वो चीज़ बनती कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है वो हम एनाट में पढ़ते हैं, वो फंक्शन कैसे करती है वो हम फिजियो में पढ़ते हैं। अगर उस फंक्शनल में खराबी आ जाए तो वो हम पैथो में पढ़ते हैं। फिर उस खराबी को दूर करने के लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम फार्मा पढ़ते हैं। और जो उसकी टोटल मैनेजमेंट आ जाती है वो हम मेडिसिन के अंदर देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई हमें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए या सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए उस पेशेंट के लिए। सो अगर मेडिकल चाहिए तो हम मतलब कि ड्रग्स देते हैं, अगर उसकी सर्जरी करनी हो तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर हम सर्जरी में उसकी ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं। सो बच्चों, आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। उसका मतलब क्या है कि पहले तो हम देखते थे ना कि जैसे आप लोगों को याद हो, हमने हार्ट की जेनेसिस पढ़ी, हमने आपके लंग्स की जेनेसिस पढ़ी, हमने जीआईटी ट्रैक की जेनेसिस पढ़ी, हमने आप लोगों के रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया, आपकी स्प्लीन होगी, आपके पास न्यूरोलॉजी के अंदर हमने ब्रेन की जेनेसिस पढ़ी थी। तो बच्चों वो जो सिंथेसिस थी ना, आप लोगों को अगर याद हो, मैं हमेशा एक चीज कहता था कि देखिए हमारे पास ना कुछ लेयर्स हैं जिसका नाम है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। आप लोगों को याद हो ना, मैं हमेशा इन तीन लेयर से स्टार्ट करता था। क्योंकि देखिए आपकी ये जो मीजोड आज हम देखेंगे, ये देखो जो मैं टोटली आप लोगों को बताता होता ना कि ये देखें हमारे जो न्यूरोक्रस सेल्स हैं, आपकी जो न्यूरल ट्यूब है वो ये चीजें बनाती हैं। इंशाल्लाह आज वो आप देखोगे कि वाकई वो चीजें बनती हैं। ये क्या लिखा हुआ है, न्यूरल क्रस्ट है ना, ये सारी न्यूरल क्रस्ट जो जो चीजें बनाता है वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। बट पहले हम स्टार्ट करते थे, मैं हमेशा तीन लेयर्स ड्रॉ करता था, वहां पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म मैं लिखता था। फिर मैं आपको बताता था बच्चों, ये जो मेसोडर्म है ये आपके पास मोस्टली जो ऑर्गन की सिंथेसिस होती है वो आपकी मेसोडर्म से होती है। किन ऑर्गन की सिंथेसिस मेसोडर्म से होती है वो भी आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताता था जी एक्टोडर्म में आपका ब्रेन, आपकी स्किन, इसकी सिंथेसिस आपकी एक्टोडर्म से होती है। फिर आपकी एंडोडर्म से मैं बात करता था इंटरनल लाइनिंग्स की, इंटरनल लाइनिंग या कैविटीज है वो आपकी एंडोडर्म से बनती थी। तो ये जो बच्चों हमारे पास तीन लेयर्स हैं, इन तीन लेयर से हम आगे सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो आपके हार्ट की थी, आपके लंग्स की थी, आपकी किडनी की थी, आपकी स्प्लीन की थी, आपकी जीआईटी ट्रैक की थी। लेकिन इनसे हम थोड़ा सा आज पीछे भी जाएंगे कि भाई अगर इन तीन लेयर्स की सिंथेसिस हो रही है तो वो इन तीन लेयर्स की सिंथेसिस कैसे स्टार्ट होती है, मतलब बिल्कुल इनिशियल पॉइंट क्या होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द अर्ली एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट, या जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। कि आपका जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोजेनेसिस। सो हमारे पास जो यहाँ पर मेन ऑर्गन है, जो हमारा मेन मोलिक्यूल है बच्चों, वो आपका एम्ब्रियो होता है। क्या है हमारे पास एम्ब्रियो, देखिए ना आपको पता है कि जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करता है तो जो मेल्स होते हैं वो स्पर्म को सक्रीट करते हैं, और वही जो स्पर्म है वो फ्लोटिंग करते 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 आपकी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं। कहाँ पर आते हैं, इस फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं। और फ्लोपियन ट्यूब का जो एम्प्यूला पार्ट होता है, एम्प्यूला पार्ट कौन सा होता है बच्चों, जो डायलेटेड होता है। आप लोग को याद है हमने जीआईटी ट्रैक के अंदर एम्प्यूला ऑफ वेटर पढ़ा था, वो एम्प्यूला का मतलब ही होता है डायलेटेड पार्ट, जहां पर कोई ना कोई सिंथेसिस अकर होनी होती है या जहां पर किसी न किसी चीज का अकेमुलेशन होनी होती है। सो हमने जीआईटी ट्रैक में भी एम्प्यूला पढ़ा है, और आज हम यहाँ पर भी एम्प्यूला पढ़ेंगे, एक दो जगह पर भी एम्प्यूला, बस इस टर्म का मतलब होता है डायलेटेड पार्ट। सो आपकी फ्लोपियन ट्यूब का जो डायलेटेड पार्ट होगा ना, जिसको हम एम्प्यूला कह रहे हैं,
सो इस एम्प्यूला के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन मीन्स कि जब हमारे स्पर्म और जो आपका ओवम है ये आपस में कंबाइन होते हैं और क्या होती है, फर्टिलाइजेशन। क्या होती है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सबसे पहले हमारे पास ऑर्गन बनता है, दैट इज योर जाइगोट, सेलुलर पोर्शन, सेलुलर पार्ट, दैट इज अ जाइगोट। ठीक है। फिर इस जाइगोट के अंदर ही क्या होती है बच्चों, सेल डिवीजन होती हैं। फिर सेल, 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 सेल्स बनते हैं, 4 से 8 सेल्स बनते हैं। फिर उन सेल से आपकी डिफरेंट लेयर्स बनती हैं। अब आप देखें, मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं यहाँ पर, ये देखें, सबसे पहले मेरे पास ये ओवम है, ओवम का न्यूक्लियस। इसके साथ आगे किसने फर्टिलाइजेशन की, आपके स्पर्म। ठीक है। जब स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो ये हमारे पास सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गन बनता है। ठीक है। फिर ये जब डिवाइड होता है तो इससे इससे दो टू सेल्स बनते हैं, टू सेल सिंथेसिस। फिर जब टू सेल सिंथेसिस की यहाँ पर डिवीजन होती है बच्चों, इससे हमारे पास बनते हैं 4 सेल, 4 सेलुलर स्टेज। फिर 4 सेलुलर स्टेज से ये हमारे पास जाता है 16 डायरेक्ट, क्योंकि ये ऐसे होता है, टू है ना, तो टू का स्क्वेयर इनके हम लेते रहते हैं। पहले हमारे पास 2 से 4, फिर हमारे पास 8 सेल्स बनते हैं, फिर 8 से हमारे पास 16 सेल्स बनते हैं, ऐसे इनकी डिवीजन होती हैं। 8, फिर 8 के बाद बच्चों 16 सेल। अब ये जो 16 सेलुलर स्टेज है ना, इसको हम मेरुला कहते हैं। 16 सेलुलर स्टेज इज कॉल्ड द मेरुला। ठीक है जी, जिसमें सारे आपके पास ये सेल्स ही होते हैं। अब ये ना कहना सर इसने आपने कम बना दी, इसमें ज्यादा बना दी, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 2, 4, 8, 16, और ये जो आपके पास 16 होता है ना, ये हमारे पास मेरूला होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना बच्चों, आपको नजर आएगा ये क्या लिखा हुआ है, मेरूला। इसको हम 16 सेलुलर स्टेज भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरूला। कंफ्यूज ना होइएगा, कुछ जहाँ पर मेरूला को ना 32 सेलुलर स्टेज भी लिखा जाता है, बट आपने इसको 16 कंसिडर करें। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों मेरूला बनने के बाद नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे पास सेलुलर मैस बनता है यहाँ पर। मतलब कि एक सेल की तरफ सेल ही आपके डिवाइड होते जा रहे हैं, ऐसे सेल डिवाइड, सेल डिवाइड, सेल डिवाइड, सेल डिवाइड, सेल डिवाइड, सेल डिवाइड, सेल डिवाइड। एक साइड की तरफ हमारे पास सेल डिवीजन होती जा रही है, और इसके दूसरी तरफ हमारे पास कैविटी जनरेट हो रही है। सो दैट इज कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। एम्ब्रियो की जो टर्म्स हैं, अब हमने वो टर्म समझना शुरू कर देना है। अब ये जिसके अंदर हमारे पास सेलुलर मैस और ट्रोफोब्लास्टिक सेलुलर लेयर है, ये सेल मैस इसको कहते हैं। और ये बच्चों क्या है, ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, ये भी सेलुलर लेयर होती है। ट्रोफोब्लास्ट सेलुलर लेयर होती है। ट्रोफोब्लास्ट और सेल मैस दोनों को हम कंबाइनली क्या कहते हैं, दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहा जाता है इन दोनों को? अगर हम ट्रोफोब्लास्ट और सेल मास की बात की जाए तो ये मेरे पास होता है ब्लास्टोसिस्ट। सो ब्लास्टोसिस्ट बच्चों वो वाली हमारे पास स्टेज है आपके इस जाइगोट की, जहां पर जाकर आपका जो ये मैस होता है ये यूट्रस के साथ जो है इम्प्लांटेशन हो जाती है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए, आपको यहाँ पे डायग्राम से ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट सेल जो फर्स्ट वीक होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ से ओवरी निकली, ओवरी को किसने किया, डॉक्टर गौरव। यहाँ पर इसकी फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी मूवमेंट्स होगी और साथ सेलुलर डिवीजन होगी। सो हमारे पास सबसे पहले जाइगोट बनता है डे 1 के ऊपर। ठीक है। फिर जाइगोट से हमारे पास टू सेल स्टेज, टू सेल से हमारे पास 4 सेलुलर स्टेज, 4 सेलुलर स्टेज हमारे पास 8, और 8 के बाद हमारे पास 16, मतलब यहाँ पर उन्होंने मिस की। सो जो 16 सेलुलर स्टेज है ये हमारे पास मेरूला है, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। सो मेरूला के अंदर बच्चों पे मजीद डिवीजन होती है। सो इससे हमारे पास क्या बनता है, दैट इज अ ब्लास्टोसिस। मेरूला से आपका ब्लास्टोसिस बनता है, और ब्लास्टोसिस वो वाली स्टेज है जहां पर आपका ये जो एम्ब्रियो है ये इम्प्लांट होता है आपकी यूट्रस के साथ जाके। और फिर यूट्रस के अंदर मजीद डिवीजन होती हैं,
यही जो ब्लास्टोसिस्ट है इसकी आगे 2 सेलुलर स्टेज बनती हैं। एक हमारे पास एक्सटर्नल लेयर इसकी सेलुलर होती है, एक इंटरनल लेयर इसकी होती है। ठीक है जी, पहले 2 लेयर्स बनती हैं जिसको हम एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट भी कहते हैं। फिर जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट मैं भी आपको बना के भी दिखाता हूँ। अभी तक हम आपने सिर्फ इस डायग्राम को फॉलो करना है। अभी तक हम ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर थे, और ब्लास्टोसिस्ट कौन सी है जी? वो वाली सेल स्टेज है जहां पर आपका एम्ब्रियो आकर इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के साथ। ठीक है, सो ये हमारे पास होती है वीक 1 चेंजेस। जो फर्स्ट वीक होता है उसमें आपने फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, 2 सेलुलर स्टेज, 4 सेलुलर स्टेज, 8 सेलुलर स्टेज, 16 सेलुलर स्टेज, और उसके बाद हमारे पास 5 to 6 डे होता है जब इम्प्लांटेशन होती है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है यूवर्ल्ड का कि किस डे के ऊपर जो ब्लास्टोसिस्ट है ना वो इम्प्लांट होता है। तो आपने अगर फर्स्ट वीक लिखा है तो वो लगाना है, अगर उन्होंने 5 या 6 डे लिखा हो तो आपने उनकी तरफ जाना। ठीक है, 5 डे या 6 डे के ऊपर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के साथ। सो काइंडली यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे पास बीटा HCG secretion begins around the time of blastocyst implantation। अब देखिए ना हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने ज्यादा क्लैरिफाई हो रहे हैं। अब आपको पता है कि प्रेगनेंसी के लिए हम क्या करते हैं? प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। वो प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे पॉजिटिव आता है? जब उसमें बीटा HCG इंक्रीज होता है। ये बीटा HCG इंक्रीज होता है, इससे आपका प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है। एक सीरम होता है, एक यूरिन होता है। फर्स्ट वीक में आपका सीरम होता है, सेकंड वीक में आपका यूरिन टेस्ट भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। सो ये बीटा HCG हम जब पॉजिटिव आते हैं तो हम कहते हैं जी प्रेगनेंसी कंसीव होगी, प्रेगनेंसी अचीव होगी। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप लोग, आप देखिए ना, हम अक्सर बीटा HCG का जिक्र तो करते रहे लेकिन हमें नहीं पता था कि ये एक्चुअली में कहाँ से सेक्रेट होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके पास बहुत बहुत जो बेसिक्स क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आपको रिप्रो के अंदर मिलेंगे। बेसिक्स क्वेश्चंस के आंसर। अब बीटा HCG एग्जैक्टली कहाँ से सेक्रेट हो रहे हैं? हमारी ब्लास्टोसिस्ट से। जब ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे जाके इम्प्लांट होता है उससे बीटा HCG रिलीज होता है। और कब इम्प्लांट हो रहा है? देखो ना, फर्स्ट वीक के लास्ट पे ही हो रहा है, और इसी दौरान आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो फर्स्ट वीक के बाद ही पॉजिटिव आता है। ठीक है, सो वो निमोनिक बनाते हैं जी ब्लास्टोसिस्ट स्टिक्स ऑन डे 6। ठीक है, 5 to 6 डे के ऊपर आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आके स्टिक हो जाता है यूट्रस के साथ। ये हमारे थी वीक 1 की चेंजेस। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट अबाउट द वीक 2? वीक, अब देखिए हम फर्स्ट एड से इतना ज्यादा हम क्यों लव करते हैं? क्योंकि फर्स्ट एड आपकी जर्नी, आपकी स्टडी को बहुत सिंपलीफाई करती है। अभी इन्होंने बता दिया आपको निमोनिक, देखना अभी आपको ये कितना इजीली याद हो जाएगा। वीक 2 में 2 लेयर्स बनेगी, वीक 3 में 3 लेयर्स बनेगी, वीक 4 में 4 चैम्बर्स बनेंगे, वीक 5 के अंदर भी हमारे पास इसका निमोनिक होगा। सो अब हम आते हैं वीक 2 के ऊपर। सो वीक 2 के ऊपर बच्चों हमारे पास यहाँ पर 2 रेगुलर सेलुलर स्टेजेस बनेंगे। क्या है कि ये जो आपके पास सेल मैस है, इस सेल मैस से 2 लेयर्स बनेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए, एक ये लेयर होगी और एक इसके नीचे और लेयर होगी। सो सेकेंड स्टेज के अंदर, सेकेंड वीक के अंदर हमारे पास जो मेन चेंज आती है वो यही आपकी बाइलेमिनार लेयर्स होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ बाइलेमिनार बाइलेमिनार लेयर्स। कौन सी थी बाइलेमिनार लेयर? एक मेरे पास है एपीब्लास्ट, एंड द अदर वन इज द हाइपोब्लास्ट। एक एपीब्लास्ट होगी, एक हमारी हाइपोब्लास्ट होगी। अब यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपने ट्रोफोब्लास्ट लेयर को कहाँ पर गायब कर दिए? सो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो आपकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये आपके आगे प्लेसेंटा की जेनेसिस की तरफ जाएगी। मतलब ये जो हम एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बता रहे हैं ना, इसको हम आगे लेके जाएंगे। ये आपके मतलब के जो फिटस है ना, ये उसकी सिंथेसिस की तरफ जाएंगे। और जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्टिक लेयर्स है ना, जिसमें सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर भी आता है, जिसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर्स भी आते हैं, ये प्लेसेंटा की तरफ जाएंगे। मैं आगे, ये हमारा टॉपिक है, ये प्रॉपर आपका टॉपिक है कि प्लेसेंटा की सिंथेसिस कैसे होती है। बट यहाँ पर याद रखिएगा वो ट्रोफोब्लास्ट और जो हमारे पास है साइटोट्रोफ, इसकी ट्रोफोब्लास्ट की ना 2 लेयर्स बनेंगी, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट होगी, एक सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट होगी। सो ये आगे प्लेसेंटा बनाएगी। अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये वाली 2 लेयर्स हैं जिनको हम
बाई लेमिनार लेयर्स कह रहे हैं, ठीक है। वीक 2 के अंदर क्या बनेगी, 2 लेयर्स बनेगी। फॉर्मेशन ऑफ बाई लेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क, उस एम्ब्रियोनिक डिस्क में हमारी 2 लेयर्स हैं। एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दो 2 लेयर्स, वन इज द एपीब्लास्ट एंड द अदर वन इज द hypoblast. These 2 layers started to formed in the second week. Okay, good हो गया। So now let's come towards the week 3. week 3 के अंदर इस एम्ब्रियो में क्या चेंजेस आती हैं। सो बच्चों मैं अब इसमें से ना इन 2 लेयर्स को निकाल रहा हूँ और इनको मैं यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन करवा रहा हूँ। एक मेरे पास ये लेयर सी ऊपर की तरफ, गॉट इट, और एक मेरे पास ये लेयर। एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दिस ड्रग, these layers, hypo and the other one is the epiblast. जैसे वीक 3 स्टार्ट होता है ना बच्चों, सो इनके इन बिटवीन एक और लेयर की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर थर्ड वीक के अंदर हमारे पास ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के अंदर एक थर्ड लेयर की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। अब हम जब थर्ड लेयर की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पास इन लेयर्स के नाम भी चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे जी, जो हमारे पास एपीब्लास्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगी एक्टोडर्म के अंदर, एक्टोडर्म। जो हमारे पास हाइपोब्लास्ट थी, हाइपोब्लास्ट हमारे पास चली जाएगी एंडोडर्म के अंदर। और जो आप लोगों की न्यू लेयर बनी है इसको हम कहेंगे दैट इज द मेसोडर्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स इन द सिंथेसिस ऑफ योर बॉडी ऑर्गन्स, दैट इज द मेसोडर्म, मेसोडर्म। So these are the 3 layers that are called the trilaminar layers, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये ट्राइलेमिनार लेयर्स होती हैं। अब कहानी यहाँ पे देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइलेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क वाया गैस्ट्रोलेशन। अब ये जो फिनोमिना होता है ना कि जिसमें 2 लेयर से 3 लेयर्स की सिंथेसिस होती है, इसको हम गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गैस्ट्रोलेशन, द कन्वर्जन of 2 layers into the 3 layers is called the gastrulation. Gastrulation. So what is the gastrulation? The conversion of 2 layers, conversion of 2 layers into 3 layers. This phenomena is called the gastrulation. जब एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से आपकी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की सिंथेसिस होती है, इस फिनोमेना को हम गैस्ट्रोलेशन कहते हैं। काइंडली कंफ्यूज न होइएगा, ब्लास्टोसिस इज समथिंग डिफरेंट, gastrulation phenomena is something different. Blastocyst is the combination of the trophoblast and the cell mass, and the gastrulation is the conversion of 2 cellular stage into the 3 cellular stage. ठीक है। So epiblastal invagination through the primitive streak, 3 layers, endoderm, mesoderm and the ectoderm. So वो कह रहे हैं जो थर्ड लेयर हुई है वो हमारे एपीब्लास्ट, जो ऊपर आपके एपीब्लास्ट थे ना, इनकी इन्वेजिनेशन की तरफ से हुई है, मतलब ये नीचे की तरफ ना इन्वेजिनेट करते हैं, उससे हमारे पास थर्ड लेयर दैट इज अ मेसोडर्म, ये हमारे पास इसकी सिंथेसिस होती है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 लेयर्स के बाद जो तीसरी लेयर की सिंथेसिस है वो कौन सी लेयर है, तो आपने मेसोडर्म को याद रखा। मेसोडर्म हमारी न्यू लेयर है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं, ये तीनों लेयर्स का हमारी ये होगी ना कवर। Notochord arises from midline mesoderm and induce overlying ectoderm to become neural plate, which give rise to the neural tube via the neurulation. अब ये देखिए बच्चों, जरा बात को समझे। वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास 3 लेयर्स हुई हैं, इनके इन बिटवीन यहाँ पर आपका जो नोटोकोड है वो इनवेजिनेट होता है, नोटोकोड की यहाँ पर सिंथेसिस होती है। और यही जो नोटोकोड है ये क्या करता है, हमारे पास न्यूरल ट्यूब बनाता है। वो न्यूरल ट्यूब हम न्यूरो के अंदर पढ़ेंगे। नोटोकोड से न्यूरल ट्यूब की सिंथेसिस होती है
और वो न्यूरल ट्यूब, न्यूरल प्लेट, ये और न्यूरोलेशन, ये सब कुछ हम न्यूरो के अंदर पढ़े, ठीक है। बट यहाँ पर इतना याद रखना है कि नोटोकोड हमारी न्यूरल ट्यूब और न्यूरोलेशन के अंदर आपको हेल्प करता है, ठीक है। न्यूरोलेशन कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब, गैस्ट्रोलेशन कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द 3 लेयर्स, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, वो भी सेल मैस और ट्रोफोब्लास्ट का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। सो ये थर्ड वीक तक हमारे पास ये काम हुए हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की सिंथेसिस होगी। लेट्स कम्स टुवर्ड्स द वीक 4। स्टूडेंट्स वीक 4 के अंदर क्या होता है, 4 मीन्स आपके जो 4 चैम्बर्स हैं। अगर आपको सीवीएस याद हो ना, तो मैंने आपको बताया था, जी बताएं सबसे पहला ऑर्गन कौन सा फंक्शन होता है आपकी बॉडी में? फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इनटू योर बॉडी, बच्चा जब बनता है, फीटस बनता है, उसमें पहला कौन सा ऑर्गन होता है जो फंक्शनल होता है? बिल्कुल जी। सो हमारा जो फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन है बच्चों, वो आपका हार्ट होता है। ये बात हम लोगों ने सीबीएस के अंदर भी पढ़ी थी, वो यहाँ पर भी आपको बताएंगे। हार्ट बिगन्स टू बीट 4 चैम्बर्स, ठीक है। हमने कहा था कि यहाँ पर आपकी हार्ट ट्यूब बनती है, क्या बनती है? आपकी हार्ट ट्यूब बनती है, और वो हार्ट ट्यूब हमारी फंक्शनल हो जाती है। हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था वहां पर, और फिर उसकी क्या हुई थी, इस तरह लूपिंग हुई थी, और लूपिंग से हमारे 4 चैम्बर्स बने। अब देखें ना कितना मजा आ रहा है जब आपको पहले से चीजों का कुछ का पता है। सो अब आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का बहुत मजा आएगा। सो फोर्थ वीक के अंदर आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स बनते हैं, हार्ट पंप करना शुरू कर देता है। सो हार्ट इज द फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन इन योर बॉडी। कार्डिक एक्टिविटी विजिबल, हाँ जी, आ गया ना। ये देखिए कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास हार्ट है वो फंक्शनल ऑर्गन है या नहीं है, या वो बच्चे के अंदर पंप कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हम करेंगे ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। काइंडली डू रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, दैट इज अ ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड नहीं है, चेस्ट अल्ट्रासाउंड नहीं है, या किसी और पोजीशन के अंदर हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे। जब आप ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करोगे, मैं इसकी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड के जरिए आपको नजर आएगा कि हार्ट जो फीटस है उसके हार्ट जो चैम्बर्स हैं वो पंप कर रहे हैं, ठीक है जी। अपर एंड द लोअर बर्ड्स बिगन टू फॉर्म द 4 लिम्स। तो मतलब कि हमारे पास छोटा सा इस तरह फीटस हो रहा है, और उसके ना आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर बर्ड्स बनना शुरू हो गया, और इन बर्ड्स ने क्या करना है, आगे जाके लिम्स बनानी। जैसे हम देखते हैं ना, पटाटो, पटाटो के ऊपर एक बर्ड बनता है, बाद में वो बर्ड क्या बनाता है, आपका पूरा एक पटाटो बना देता है। या हमने ट्रेकियल बर्ड, ब्रोंकियल, सॉरी ब्रोंकियल बर्ड पढ़ा था रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, कि वो ब्रोंकियल बर्ड ने फिर आपके लंग्स की फॉर्मेशन करवा दी। तो इसी तरह ये लिम्स के बर्ड्स हैं जो आगे जाके बच्चे के लिम्स को बना देते हैं, और ये फोर्थ वीक में इनकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है। आगे आते हैं बच्चों, 4 से लेकर 8 वीक्स तक कौन कौन सी सिंथेसिस होती है, कौन कौन सी फॉर्मेशन होती हैं। सो जेनिटेलिया हैव मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्रोनाउंस द 8 वीक्स। सो 8वें हफ्ते, मतलब जो आपका सेकंड मंथ होता है ना, सेकंड मंथ के लास्ट के ऊपर पता चल जाता है कि जेंडर कौन सा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखो कि एक तो चले हमारी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी हमें इन चीजों का पता होना चाहिए कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है तो उसका जो बेबी है वो उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है। सो आपने याद रखना भाई, हमें 8 वीक से पता चल जाता है, क्योंकि 8 वीक में जेनिटेलिया बन जाता है। अगर वो मेल होगा तो उसमें टेस्टिस, पीनस की फॉर्मेशन होगी, अगर फीमेल है तो सारी बात उसमें वल्वा की सिंथेसिस होगी। सो 8 वीक इज द टिपिकल टाइम where you can recognize the exact gender. फोर्थ वीक चैम्बर्स एंड द 8 वीक से जेनिटेलिया से ये बच्चों ये रिलेटेड है, ठीक हो गया। सो ये सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर, मतलब ये अभी तक हमने 8 वीक तक की सिंथेसिस स्टार्ट की, ठीक है। सो 8 वीक से हम नेक्स्ट आते हैं कि हमने बात की थी ऊपर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की। हम यहाँ पर देखेंगे कि वो जो लेयर्स हैं वो लेयर्स बनाती क्या हैं।
8 वीक्स तक हम जेनिटेलिया क्लियर हो गया, लेकिन अभी हमने जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल क्रेस्ट, वो सब क्या आगे जाके सिंथेसाइज करेंगे ये पता होना बड़ा जरूरी है। तो इनको हम कहते हैं दीज आर द एम्ब्रोलॉजिक डेरिवेटिव्स, कि इनसे ये चीजें ड्राइव्ड हुई हैं। लेट्स सपोज आपकी एंडोडर्म से क्या चीज बनी है, आपकी मेसोडर्म से क्या चीज बनी है, आपकी एंडोडर्म से क्या चीज बनी है। और काइंडली स्टूडेंट्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पेज को अच्छे से याद रखिएगा, स्पेसिफिकली यू असेंबली वाले बच्चे, क्योंकि आपको यू वर्ल्ड में इस पेज ने बहुत तंग करना है, आपको एमबीएमई के अंदर इस पेज ने बहुत तंग करना है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा जो चीजें हैं उसको आप लोगों ने याद करना। ठीक है, सो पेज, प्योर अटेंशन टू दिस पेज। आगे आते हैं जी, हमारे पास है एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। मैंने आपको एक फार्मूला तो बताया हुआ ना, कि एंडोडर्म से एक चीज याद रखिएगा कि इंटरनल लाइनिंग्स बनती हैं, मेसोडर्म से मिड वाली मतलब आपके ऑर्गन्स, और एक्टोडर्म से आपकी एक्सटर्नल चीजें बनती हैं। ठीक है जी। अब हमने कहा था कि सर इन बिटवीन आपकी मेसोडर्म के इन बिटवीन क्या बनता है, ये नोटोकॉर्ड बनता है। ठीक है, यही जो नोटोकॉर्ड है, ये ऊपर से आपकी जो एक्टोडर्म है ना, इसको इनवेजिनेट करवाएगा इंटरनली, और उससे बनाता है न्यूरल फोल्ड। और इसकी साइडों में देखो, थोड़ा सा इसके ऊपर बच्चों फोकस करो, आपकी एक्टोडर्म से ये न्यूरल ट्यूब बन रही है। मैं इधर आपको सिर्फ थोड़ा सुपरफिशियली बता रहा हूँ, न्यूरो के अंदर मैं पूरी ये आपको ये लेस बना के दिखाऊंगा, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इसका इतना ही काम है कि जो आपकी एक्टोडर्म है वो इन साइड की तरफ ग्रूव बनाएगी, वो नीचे की तरफ ये इन्वेजिनेट करती है, इन्वेजिनेट करने के बाद इसका एक न्यूरल फोल्ड बनता है, ये न्यूरल फोल्ड है। और फिर क्या होता है, यहाँ से ना कुछ आपके जो सेल्स हैं ना, न्यूरल ट्यूब से बच्चों, आपके जो डे 22 के ऊपर जो हमारी न्यूरल ट्यूब है, इससे जो कुछ सेल्स हैं वो यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल ट्यूब से न्यूरल क्रेस्ट सेल्स यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, और फिर वो आपकी बॉडी में जाके डिफरेंट टिश्यूज की, डिफरेंट ऑर्गन की सिंथेसिस करवाते हैं आपके न्यूरल ट्यूब। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर ये न्यूरल क्रेस्ट सेल न्यूरल ट्यूब से सेपरेट क्यों हो रहे हैं बच्चे, वो इसलिए सेपरेट हो रहे हैं कि यहाँ पर इन सेल्स के अंदर ना एडहेसिव प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है। न्यूरल क्रेस्ट सेल जो होते हैं ना, इनके अंदर एडहेसिव प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है, जिन्होंने इन सेल्स को ना न्यूरल ट्यूब के साथ अटैच करके रखना होता है। सो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो ये सेपरेट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक बिनाइन ट्यूमर मिलिग्नेंट क्यों बनता है, कि वो पूरी बॉडी में क्यों स्प्रेड होता है, कि उसमें एडहेसिव प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के अंदर भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलें जी, हम सबसे पहले आते हैं कि सर जो हमारी एक्टोडर्म है, जो सबसे एक्सटर्नल लाइनिंग वाली लेयर है, ये लेयर क्या क्या चीजें बनाती है बच्चों। सबसे पहले चीज ये बनाती है सरफेस एक्टोडर्म। जो आपकी एक्टोडर्म है, ये क्या करेगी, सबसे पहले ये बनाती है सरफेस एक्टोडर्म। सेकंड वन ये बनाएगी हमारी न्यूरल ट्यूब, सेकंड पे न्यूरल ट्यूब, एंड थर्ड नंबर के ऊपर आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की जो सिंथेसिस है, वो भी आपकी एक्टोडर्म से होगी। तो मेरे साथ रिवाइज करें, आपकी एक्टोडर्म सरफेस एक्टोडर्म बनाएगी, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनाएगी और न्यूरल ट्यूब बनाएगी, ये तीन चीजें आपकी एक्टोडर्म से बनती है। अब आते हैं कि जो सरफेस एक्टोडर्म है, जो कि एक लेयर है, जो हमारी ये वाली लेयर है जिसको हम सरफेस एक्टोडर्म कह रहे हैं, ये लेयर कौन कौन से ऑर्गन्स को बनाएगी, कौन कौन से मॉलिक्यूल की सिंथेसिस यहाँ से होगी। सो एक चीज तो आपने यहाँ रखना है कि जो एक्सटर्नली चीजें होगी ना, वो एक्टोडर्म से बनेंगी, वो सरफेस एक्टोडर्म से बनेंगी। ठीक है, वो एक्सटर्नल क्या हो सकती हैं, सबसे पहले आपकी स्किन की जो लेयर है, दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस डॉक्टर एक्सटर्नल लेयर है, सो एक्सटर्नल लेयर की सिंथेसिस आपकी सरफेस एक्टोडर्म से हो रही है। इसके बाद आते हैं अडीनो हाइपोफिसिस। देखिए बच्चों, अडीनो हाइपोफिसिस क्या है, कि जब हमारे पास ये आपका फेस है ना, इस फेस की सिंथेसिस हो रही होती है, तो फेस की सिंथेसिस के दौरान एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम कहते हैं दैट इज अ रेथकी पाउच। क्या है, इस रेथकी पाउच से क्या बनता है, अडीनो हाइपोफिसिस। और ये जो अडीनो हाइपोफिसिस है, ये बनाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि रेथकी पाउच से
आपकी सरफेस एक्टोडर्म एडिनो हाइपोफिसिस बनाती है, और एडिनो हाइपोफिसिस आपका क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। गुड हो गया। इसके बाद बच्चों आपकी जो आईज का, देखो छोटी छोटी चीजों का कितना ख्याल किया गया कि आपकी आई के अंदर, ये नहीं उन्होंने कहा कि भाई आई की सिंथेसिस जहां से हो रही, नहीं, आई के अंदर जो लेंस है जिसने हमारे अंदर इमेज बनाना है बच्चों, उस लेंस की सिंथेसिस सरफेस एक्टोडर्म से। फिर आ गया हमारे पास एपिथेलियल लाइनिंग्स ऑफ द ओरल कैविटी। तो जो आपकी ओरल कैविटी की एपिथेलियल लाइनिंग है जो कि सेलुलर लेयर है, उसकी सिंथेसिस यहाँ से हो रही है। इसके बाद है सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ योर ईयर, मतलब ऐसे मैंने याद किया हुआ है कि जो ईयर है ये एक्सटर्नल है, तो ये एक्टोडर्म से बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद बच्चों ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या है, जो आपके पास मतलब जो ये नोज है ना, इससे इंटरनल लाइनिंग है जो एपिथेलियल है, जो कि सेलुलर लेयर है, उसकी सिंथेसिस भी एक्टोडर्म से हो रही है। एनल किनाल बिलो द पेक्टिनेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करना सीखें छोटी छोटी चीजों का। कि हमारे पास जो एनल किनाल, मैंने आपको सर्जरी के अंदर तो हमने बात ही एनल किनाल की इतने दिन करते रहे हैं, वैसे जीआईटी के बेसिक्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। सो एनल किनाल जो है ना बच्चों, हमने कहा था कि उसके दरमियान में डेंटेट या इस तरह पेक्टिनेट लाइन होती है। तो जिसमें हमने कहा था कि पेक्टिनेट लाइन से ऊपर होंगे तो इंटरनल इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं, इससे नीचे होंगे तो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं। इंटरनल पेनलेस होते हैं, एक्सटर्नल पेनफुल होते हैं। सो मैंने तब भी आपको बताया था कि ये हम ऐसा डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं, क्योंकि इस डेंटेट लाइन से ऊपर ऊपर जो आपकी एनल किनाल है उसकी सिंथेसिस होती है एक्टोडर्म से, और उससे जो नीचे है ना उसकी सिंथेसिस होती है मेसोडर्म से। सो एनल किनाल अबव, सॉरी बिलो द पेक्टिनेट लाइन, इससे ऊपर मेसोडर्म से होती है, नीचे ही हमारे पास एनल किनाल बिलो द पेक्टिनेट लाइन, उसकी सिंथेसिस आपकी सरफेस एक्टोडर्म से हो रही है। मतलब यहाँ पर भी बात आ रही है एक्सटर्नल की। सो इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका, ईयर एक्सटर्नल है, नोज एक्सटर्नल है, आई भी आपकी ऑलमोस्ट एक्सटर्नल ही है, तो उसका लेंस हो गया। उसके बाद आपकी एनल किनाल का जो एक्सटर्नल पार्ट है, पेक्टिनेट लाइन से जो बिलो है, जो एक्सटर्नल पार्ट है, उसकी सिंथेसिस यहाँ से हो रही है। इसके बाद आपका बच्चों पेरोटिड ग्लैंड, वो भी आपको ऑलमोस्ट एक्सटर्नल ही है। स्वेट ग्लैंड एक्सटर्नल है। इसके बाद मेमोरी ग्लैंड्स, ये भी एक्सटर्नल है। सो कितना मतलब इजी हो जाता है सिर्फ चीजों को, बच्चे पता क्या कहते हैं करते हैं, वो इसको बैठ के रट्टा लगाना शुरू कर देते, क्रैमिंग करना शुरू कर देते, जी ये सिंपल कॉन्सेप्ट जनरेट करो। एग्जाम्स के अंदर सारी चीजें में एज इट याद नहीं रहती, बट कॉन्सेप्ट याद रहते हैं। एक्सटर्नल ईयर, हेयर, स्किन, नोज, उसके बाद स्वेट ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, एनल किनाल बिलो द पेक्टिनेट, सब कुछ एक्सटर्नल है। तो इनकी फॉर्मेशन सरफेस एक्टोडर्म से हो, ठीक है। आगे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूमर है, ये इस ट्यूमर में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है आपका क्रेनियोफ्रेंजियोमा। न्यूरो का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑन्कोलॉजी का, दैट इज अ क्रेनियोफ्रेंजियोमा। तो ये जो आपकी रेथ की पाउच होती है ना, ये मतलब कि फेस वाली साइड से स्टार्ट होती है और पीछे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिंथेसिस करवाती है। सो जो रेथ की पाउच है, ट्यूमर विद कोलेस्ट्रॉल क्लिस्टर्स एंड द कैल्शियम, मतलब ये इनकी ना हिस्टोलॉजी लिखी हुई है आपके क्रेनियोफ्रेंजियोमा में। अगर डॉक्टर सद का आप यूवर्ड का क्वेश्चन देखोगे ना, तो वहां पर उन्होंने कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल और कैल्सिफिकेशन का वर्ड यूज किया हुआ है, जहां पर उन्होंने क्रेनियोफ्रेंजियोमा पूछे। तो आपने याद रखना है, इस क्रेनियोफ्रेंजियोमा की सिंथेसिस रेथ की पाउच से हो रही है। जब हम इसकी बायोप्सी लेते हैं, इसके अंदर हम मालिक्यूल्स को देखते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स और कैल्सिफिकेशन हमें नजर आती है। ये यूवर्ड का क्वेश्चन है, इजी ना लें इसको, ठीक है। सो बच्चों सरफेस एक्टोडर्म होगी। नेक्स्ट आते हैं न्यूरल ट्यूब। अब भाई न्यूरल ट्यूब का ज्यादा काम क्या है कि उसने न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका न्यूरो हाइपोफिसिस आ गया, मतलब आपका ब्रेन आ गया। दूसरा बच्चों आपके पास सीएनएस जो न्यूरॉन्स हैं वो। उसके बाद आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एक शिवान सेल्स होते हैं, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है ना, जो आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूरल ट्यूब से बनते हैं। इसके बाद बच्चों एस्ट्रोसाइट, जो आपके ब्रेन के मैक्रोफेजेस, उनको हम एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं, दैट आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इनटू योर ब्रेन, वो आपके एस्ट्रोसाइट्स हैं, उनकी सिंथेसिस। उसके बाद आपके पास एपेंडिमल सेल्स, ये एपेंडिमल सेल्स आपका सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं, ये भी न्यूरल ट्यूब से बनते हैं। इसके बाद बच्चों आपका पीनियल ग्लैंड, जो कि मेलाटोनिन रिलीज करता है जिससे आपको नींद आती है। आपकी रेटिना एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, देखिए न्यूरल ट्यूब होगी, ब्रेन हो गया, ब्रेन की सारी चीजें उनकी सिंथेसिस तो हमें कॉमन सेंस की बात है कि वो न्यूरल ट्यूब से होगी। बट ट्रिक क्या है, वो ये है कि ये रेटिना को देखिए,
हमने आई की पूरी ब्रेक डाउन करनी है। सो आई के अंदर एक आपका लेंस था, एक आपका रेटिना था। सो रेटिना न्यूरल ट्यूब से बंद है, लेंस सरफेस एक्टोडर्म से बंद है। इतनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल करना है। सो न्यूरो एक्टोडर्म लिंक्स टू द सीएनएस। तो ये सिंपल सी बात है कि न्यूरो एक्टोडर्म आपका सीएनएस बनेगी। रेटिना याद रखना है कि वो भी हमारी न्यूरल ट्यूब से बनता है। आगे आते हैं न्यूरल क्रस्ट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लेयर्स। ये जो आपके लेयर्स का टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको न्यूरल क्रस्ट का पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए ऊपर वाला ना किसी हद तक हमें एक दफा पढ़ लें याद रहता है, लेकिन न्यूरल क्रस्ट सेल्स के मतलब ये वो टॉपिक है जो अक्सर मुझे भी भूल जाता है। ये 8-10 हैं लेकिन 2-3 कॉमनली मुझे याद रहते हैं। आप लोगों को याद हो, मैं जब एग्जाम्पल भी देता था ना तो मुझे वो श्वान सेल्स, मिलानोसाइट्स, गेंगलिया ये याद रहते थे, बट सारे आप लोगों ने याद करने। ये न्यूरल जो क्रेस्ट सेल्स हैं वो किन किन चीजों की सिंथेसिस करवा सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर। सबसे पहले एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स, मतलब इसका निमोनिक यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ निमोनिक जी? इमोपासिस। ये वैसे अभी इन्होंने ऐड किया हुआ, पहले पुरानी फर्स्ट एड के अंदर जो निमोनिक था ना, वो निमोनिक बड़ा अच्छा था। अगर आप लोगों के पास वो ओल्ड पड़ी हुई ना, फर्स्ट एड 2022 में 23 पड़ी हुई है, उसके ऊपर इसका बड़ा अच्छा निमोनिक था। शायद कुछ एम से स्टार्ट होता था वो। मोटिलिटी पासिस, उसमें पासिस तो था उसमें भी। अच्छा नहीं, ये इन्होंने ऐड करी तो हम ये वाला याद कर लेते। सबसे पहले बच्चों, ई से आपने याद रखना है एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स। ये एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स आपके जीआईटी का पार्ट है। दूसरे नंबर एम से याद रखना आपने मिलानोसाइट मोटल। ये आ गया, वो निमोनिक था मोटल। मोटल पासिस पुरानी फर्स्ट एड का। सो ये निमोनिक है इमोपासिस। तो दोनों में कोई भी याद रख लीजिए, देख दोनों जस्टिफाई होंगे। एम से मिलानोसाइट्स हैं जो आपके स्किन के सेल हैं, जो स्किन को पिगमेंटेशन देते हैं, वो इससे बनते हैं। उसके बाद ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं जो आपके ये टीथ जो होते हैं ना उनके अंदर ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस से। और ओ से आपने ओडोंटो। फिर पी है पासिस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गैंग्लिया, जिसमें आपका क्रेनियल, डोर्सल रूट और ऑटोनोमिक, मतलब गैंग्लिया की सिंथेसिस इनसे होगी। उसके बाद बच्चों ए से आपने याद रखना है एड्रीनल मिडुला। हाँ जी, याद आ गया। मैंने अभी आपको रिसेंटली एड्रीनल ग्लैंड पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एड्रीनल कोर्टेक्स है वो मेसोडर्म से बनता है, और जो एड्रीनल मिडुला है वो आपकी न्यूरल सेल्स से बनता है। ठीक है, सो एड्रीनल मिडुला। इसके बाद है शिवान सेल्स। बच्चों एक होते हैं आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, एक होते हैं आपके शिवान सेल्स। ओलिगो आपकी न्यूरल ट्यूब से बनते हैं, जो शिवान सेल्स हैं जो कि पेरिफेरल नर्व्स हैं, नर्व्स के अंदर होते हैं, वो आपकी न्यूरल सेल से बनते हैं। इसके बाद बच्चों एस, एस से आपने याद रखना है स्पाइरल मेम्ब्रेन। स्पाइरल मेम्ब्रेन याद है, जो आपकी अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम के अंदर है, हमने ये कहा था ट्रंकस आर्टियोसम। तो इसके दरम्यान में क्या हुई थी? स्पाइरलेशन हुई थी। तो वो जो स्पाइरलेशन है वो भी कौन करवा रहे हैं? वो भी आपके न्यूरोक्रैस सेल्स करवा रहे हैं। जो न्यूरोक्रैस सेल्स अगर नहीं होंगे तो वो हमारे पास परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टियोसिस डिजीज हो जाती है पेशेंट को, जो हमने सीरियस में पढ़ा था। इसके बाद बच्चों ई से आपने याद रखना है एंडोकार्डियल क्वेश्चन। आगे ना सारी बातें हम। एंडोकार्डियल क्वेश्चन क्या है? जिसने आपका पूरा हार्ट की चैम्बर्स बताना है, मतलब सेप्टा बनाना होता है और आपके वॉल्स बनाने होते हैं हार्ट के। जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स के अंदर उनको मेन प्रॉब्लम होता है किसमें? एंडोकार्डियल क्वेश्चंस में। सो इसलिए उन पेशेंट में ASD VSD ये बड़ा कॉमन होता है। इससे पहले वाला जो आया था ना एग्जाम NRE, उसके अंदर ये पूछा गया था डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में क्या कॉमन होता है, तो ASD भी ज्यादा कॉमन होता है, दूसरा VSD भी हो सकता है। सो इमोपोसिस बच्चों आपने याद रखना है न्यूरल क्रैश। थिंक द PNS एंड द नॉन न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स है, कि जो नॉन न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स है ना वो ज्यादा न्यूरल क्रैश से बनेंगे, जो न्यूरोनल होंगे वो आप लोगों की न्यूरल ट्यूब से बनेंगे। ठीक है, सो ये इमो पास भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। अब आते हैं हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट लेयर है, जो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी के ऑर्गन्स बनाती है, वो क्या है बच्चों? डेट इज अ मीजोडा। ठीक है, मीजो मतलब याद रखिएगा मोस्ट ऑर्गन्स, सबसे ज्यादा ऑर्गन्स। उसके बाद है मोस्ट टिश्यूज, सबसे ज्यादा टिश्यूज ये बनाती हैं। उसके बाद मोस्ट जो अबंडेंट हैं वो भी यही लेयर होती है। सो ये चीज इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना है। हाँ जी,
देखते हैं जी मेसोडर्म आपसे क्या बनाती है। तो मैंने आपको एक सिंपल बात बताई हुई है कि मेन चीज मेसोडर्म से याद रखना है, मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ऑर्गन्स, वो मेसोडर्म से बनते हैं। बाकी और भी जो चीजें बनती है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे मसल। तो मीजो से मसल, आपकी बोन, आपके कनेक्टिव टिश्यू। देखिए आपकी पूरी बॉडी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। आपकी स्किन है, आपका जो ब्लड है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? जो ब्लड है बच्चों वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ गया जी सीरियस लाइनिंग्स ऑफ द बॉडी कैविटीज। सो जो हमारी बॉडी कैविटीज हैं जिसमें आपकी पेरिटोनियम जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होती है, पेरिकार्डियम जो कि हार्ट के इर्द गिर्द होती है, प्लूरा जो आपके लंग्स के इर्द गिर्द होती है। सो इनकी जो बच्चों ये लाइनिंग है वो भी मेसोडर्म से। ठीक है। इसके बाद स्प्लीन। ये जीआईटी के अंदर मैंने आपको बताया था ना, ये जो स्प्लीन की सिंथेसिस है ये हमारी मेसोडर्म से होगी, ये एंडोडर्म से नहीं होती। उसके बाद आपके कार्डियोवास्कुलर स्ट्रक्चर आ गए, ये भी हमें पता है। उसके बाद आपके लम्फेटिक्स, आपका ब्लड, आपका जीआईटी ट्रैक की वॉल, आपके पास जो प्रोक्सिमल वजाइन, प्रोक्सिमल, अच्छा ये डिस्टल वजाइना नहीं, प्रोक्सिमल वजाइना, जो इनिशियल वजाइना। ठीक है जी। प्रोक्सिमल वजाइना ये इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोक्सिमल वजाइना आपकी मेसोडर्म से बनता है। आपकी किडनीज, आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, आपकी डर्मस, आपके टेस्टिस, ओवरीज, माइक्रोग्लिया, ट्रेकियल कार्टिलेज, आप खुद ही देख लो, सारा कुछ आपके मेसोडर्म से बना हुआ है। एक्टोडर्म से एक्सटर्नल लाइनिंग सी जाती। ठीक है। आगे बच्चों लिखा हुआ है कि जो नोटोकोड है ये नोटोकोड इंड्यूस करके क्या बनाते हैं। सो नोटोकोड जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी एक्टोडर्म को इंड्यूस करता है ताकि वो क्या बना दे, आपकी न्यूरो एक्टोडर्म। और न्यूरो एक्टोडर्म से क्या बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूरल प्लेट। इट्स ओनली पोस्ट नेटल डेरिवेटिव इज द न्यूक्लियस पल्पोसिस ऑफ द इंटरनल वर्टिब्रल डिस्क। ये आपके यू वर्ल्ड का क्वेश्चन। आपको इसी समझ गई, मैं आपको ये सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि भाई जो नोटो कोड है ना, डॉक्टर डोंट टेक दिस कॉन्सेप्ट इजी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा ये जाता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने आपको फिटर सर्कुलेशन पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको शंट्स पढ़ाए थे। डक्टस आर्टियोसिस है तो वो लिगामेंटम आर्टियोसम बना देगा, लिगामेंटम विनोसम बना देगा, दूसरा जो आर्टियोसिस विनोसम है, विनोसिस है। तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं जो बाद में जाके दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब बच्चे की सिंथेसिस हो रही होती है फीटस, उसके अंदर नोटोकोड होता है। तो नोटोकोड बाद में क्या बन जाता है बच्चों, आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब न्यूक्लियस पल्पोसिस क्या होता है? न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है बच्चों जो आपके वर्टिब्रा के दरमियान में डिस्क होती है ना, देखें ये आपके वर्टिब्राज है, C1 है, C2 है। सो इनके दरमियान में लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पर बच्चों डिस्क होती है जिसको हम कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। अब इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को मैं थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ और इसको हम जूम आउट करते हैं। ठीक है। अब इसको बच्चों जब जूम आउट किया जाता है ना तो ये इस तरह की लेयर बनती है। एक इसकी इंटरनल लेयर होती है, एक एक्सटर्नल। सो ये जो इंटरनल होती है ना ये वाली, ये इस तरह फुलफिल्ड होती है। सो इसको हम कहते हैं डेट इज अ न्यूक्लियस पल्पोसिस। सो अब बात याद आ गई। अब आप वर्टिब्रा में डिस्क है, डिस्क में न्यूक्लियस पल्पोसिस है, और वो न्यूक्लियस पल्पोसिस आपके नोटोकोर से बनता है। ओ ब्यूटीफुल कंसेप्ट। ठीक है। सो ये चीज आपने याद रखनी है। आगे आते हैं कुछ पैथोलॉजीज का डिस्कस करते हैं कि अगर मेसोडर्म के अंदर डिफेक्ट आता है तो इसकी वजह से कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे हमने इनके सारे डिफेक्ट्स को सेपरेटली भी पढ़ना है। सबसे पहले आपके वर्टिब्रा में डिफेक्ट आ सकता है क्योंकि डिस्क नहीं बनेगी। आपके पास एनल एट्रेजिया हो सकता है क्योंकि उसमें भी एनल की बिलो द पेक्टिनेट लाइन आपकी एक्टोडर्म से, अबव द पेक्टिनेट लाइन बच्चों आपकी मेसोडर्म से बनती। ठीक है। तो एनल एट्रेजिया हो सकता है, एनल कंप्लीट नहीं बनी। हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि हार्ट तो बनाती मेसोडर्म में। ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्टूला, रिस्पायरेटरी में हमने पढ़ा था। सो जो हमारे पास ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्टूला ना कि दो ऑर्गन से दरमियान में एबनॉर्मल कनेक्शन, इसको हम फिस्टूला कहते हैं। सो जो ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्टूला है वो भी मेसोडर्म सही से ना बनने की वजह से होता है। इसके बाद बच्चों रीनल डिफेक्ट क्योंकि किडनी से बनती मेसोडर्म से। इसके बाद है लिम्ब डिफेक्ट्स क्योंकि आपके जो बोन्स हैं, आपके जो मसल्स हैं वो भी मेसोडर्म से बनते हैं। सो बोन डिफेक्ट है, मल्टीपल जो ऑर्गन्स के डिफेक्ट्स हैं वो मेसोडर्म की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं।
Let's come towards the last layer of your trilaminar layer structure. That is the endoderm. So बच्चों एंडोडर्म से आपने याद रखना, ये देखो इंटरनल लेयर, जैसे एक्टोडर्म से एक्सटर्नल लेयर था ना, एंडोडर्म से इंटरनल लेयर, कि ज्यादातर इंटरनल लेयर्स इसने बनानी है। सो देखें, सबसे पहले हमारे पास जो गट ट्यूब एपिथेलियम है ना, ये देखें आप, ये एसोफेगस है, आपका स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन्स है। तो इनकी जो एपिथेलियम है ना, वो किससे मिलकर बनी है? एंडोडर्म से। लेकिन कहाँ तक? एनल किनाल अबव द पेक्टिनेट लाइन। पेक्टिनेट लाइन से ऊपर ऊपर जो एपिथेलियल जो लेयर है ना, एपिथेलियल जस्ट सेलुलर जो लेयर है, हमने पढ़ी हुई है, कोई स्ट्रेटिफाइड होती है, कोई कलमनर होती है, कोई हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड होती है। सो डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स होती हैं। जैसे आपका ये जो है एसोफेगस में सूडो स्ट्रेटिफाइड होती है, जो गर्ड वाले पेशेंट में फिर कन्वर्ट चेंज हो जाती है, कलमनर में कन्वर्ट हो जाती है। सो पेक्टिनेट लाइन से ऊपर ऊपर किससे बनती है? एंडोडर्म से। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों मोस्ट होगा आपका यूरिथ्रा डिस्टल वजाइना। ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था, प्रोक्सिमल वजाइना, मीजोडर्म, प्रोक्सिमल वजाइना, मीजोडर्म, डिस्टल वजाइना, एंडोडर्म। जो चीजें डिफ्रेंशिएट करने वाली होती हैं, जो हाईलाइट करने वाली होती है, वही मैं आप लोगों के ऊपर काफी ज्यादा उनके ऊपर हम टाइम लगाते हैं। सो डिस्टल वजाइना एक तरफ और प्रोक्सिमल वजाइना, क्योंकि इसकी डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट लेयर से सिंथेसिस हो रही है। सो जो बच्चों मेरे पास थी डिस्टल वजाइना, ये किससे बन रही है? एंडोडर्म से। किससे बन रही है? एंडो। प्रोक्सिमल वजाइना किससे बन रही है? मीजोडर्म से। प्रोक्सिमल मीजोडर्म से, और ये देखिए मैंने ऊपर भी आपको हाईलाइट किया था ना। और जो डिस्टल है वो हमारी एंडोडर्म से। डिस्टल मतलब बाहर वाली जो होती है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे जो लंग्स हैं, उनकी इंटरनल लेयर्स, गॉल ब्लैडर की इंटरनल लेयर, सारी इंटरनल कैविटीज बच्चों इससे बनती हैं। पेंक्रियास, यूस्टिशियन ट्यूब, थाइमस, पैराथायरॉयड, थायरॉयड फॉलिकुलर एंड पैराफोलिकुलर सेल्स। ये इंपॉर्टेंट, आपके जो थायराइड के फोलिकुलर सेल्स हैं, और जो आपके पैरा फोलिकुलर, जिनको हम सी सेल्स कहते हैं, जो कि कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं। और जो फोलिकुलर सेल्स हैं वो T3 और T4 को रिलीज करते हैं। सो फोलिकुलर सेल्स और पैरा फोलिकुलर सेल्स, यूस्टिशियन ट्यूब, इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ये आपकी एंडोडर्म से बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वजाइना याद रखिएगा। वजाइना जो डिस्टल वजाइना वो एंडोडर्म से, जो प्रोक्सिमल है वो आपकी मेसोडर्म से बनती है। ठीक है जी। सो ये था बच्चों आपकी एम्ब्रियो वाला पोर्शन, जो मैंने आपको बताया कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब इससे आपके ना कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे बनेंगे। अब मतलब पूरी एक स्टोरी टाइप ये बन जाता है कि डे वन से आगे कैसे कैसे ब्लास्टोसिस्ट, हमने 8 वीक तक स्टार्ट किए, इससे नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जो लेयर्स हैं उन्होंने क्या क्या बनाने हैं, ये तमाम आप लोगों ने बच्चों याद करने, मैंने ये कल सुननी। एक्टोडर्म क्या बनाएगी, न्यूरोक्रस क्या बनाएंगे, मीजोडर्म क्या बनाएगी, एंडोडर्म क्या बनाएगी, ये मैंने कल सुननी। ठीक है जी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।